आज के वीडियो में हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र के बारे में। जो ह्यूमन सिस्टम का हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आज इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। क्योंकि जल्दी का काम तो आप भी समझ सकते हो कि किसका होता है। आराम से बेसिक नॉलेज है, उसको ढंग से समझिए। मिनट 2 मिनट के वीडियो में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं दे पाऊँगा कि आप उसको बेहतर ढंग से आगे अपने जीवन में काम में ले सकें या पढ़ाई के तौर पर उसे काम में ले सकें। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल ICS पर। और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि स्त्रियों में भी जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया जाता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स में हमारे आते हैं ओवरीज या अंडाशय, जो एक जोड़ी होते हैं। अंडाशय या ओवरीज। अब ये कितने होंगे? एक जोड़ी। ये ओवम प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये क्या करेंगे कि मादा जनन कोशिकाओं में अंडाणु का निर्माण करेंगे। और द्वितीय काम या दूसरा एक होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर 2 हार्मोन, जिनकी हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जिसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेंशन कर लेते हैं हम, जिससे हमारे काम आए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा अंड का निर्माण भी करता है। अब ये 3 चीज़ें ये काम करता है। और अंडाशय हमारे उदर गुहा में, फीमेल्स में उदर गुहा में वृक्कों के नीचे पेल्विक रीजन में होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो हमारे कहाँ पर होंगे? श्रोणी भाग में होंगे, या श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल या पेल्विक रीजन, इनको कह सकते हैं। गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, बीच में गर्भाशय और उसके बगल में ओवरी या अंडाशय होंगे, जो हमारे एक जोड़ी हैं। अब हम देखते हैं इसमें अंड प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद इसमें एक विशेषता और देखने को मिलती है कि ये जो अंडाशय होते हैं या ओवरीज होते हैं, इनमें अंडाणु परिपक्व होने के बाद इनसे निकलते हैं और फैलोपियन ट्यूब से होकर या अंडवाहिनी से होकर के गर्भाशय तक पहुंचता है। और अंडाशय से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो फीमेल्स में उनके जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं अंडाणु निर्माण के कार्यों में मदद करते हैं। और इसके अलावा इसके जो हार्मोन्स होते हैं, सारी चीज़ों में आपने देखा है कि हार्मोन्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम देखते हैं इसके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और द्वितीयक अंग अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अब इसमें द्वितीयक अंग में हम बात करते हैं, सबसे पहले आती है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। ये फैलोपियन ट्यूब ओवम में जो अंड होता है उसे गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है और लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। और निषेचन क्रिया में एक ये बहुत ही कह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। फिर इसके बाद आता है दूसरा गर्भाशय, या जिसे हम यूटेरस बोलते हैं आम भाषा में। ये गर्भाशय के जो उदर के निचले भाग में जो हमारे यूरिन ब्लैडर होता है और मलाशय के बीच में स्थित एक खोखला मांसलंग होता है, जहां दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर के और इसमें जुड़ी रहती हैं। और इसका जो ऊपरी भाग है वो चौड़ा होगा और निचला भाग सकड़ा होगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा जो निषेचित अंड है वो स्थापित होकर भ्रूण का विकास करता है। माता और भ्रूण के मध्य एक कह सकते हैं उसके पोषण के लिए एक नाल जुड़ी रहती है, जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। और जो गर्भाशय
में भी जुड़ी रहेगी और बच्चे से भी जुड़ी रहेगी। इसके बाद इसका तीसरा भाग आता है योनि या विजाइना। अब इसकी बात करें तो ये इसमें हमारे कह सकते हैं कि यह मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होता है। करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। यह अंग और सबसे दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या करेगा, रजोधर्म स्राव या मेनेस्ट्रल फ्लो और प्रसव मार्ग का भी कार्य करता है। और योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जिसका आपने कई वीडियो में देखा होगा कि ये अपने आप में बहुत ही एसिडिक होती है, जिसकी वजह से कि नॉर्मली इसमें हमें ऐसा सफाई के बारे में कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सुनी सुनाई बात के आधार पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो शिक्षा हमारा वही काम कर रही है कि हम अंधविश्वास या फिर फालतू की बातों से बचे रह सकें। अब इसमें हम देखिए कि लैक्टिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, जिसके कारण ये बहुत ही एसिडिक होती है। तो सबसे इसकी विशेषता है अम्लीय होगी, ये बहुत ही ज़्यादा, लगभग 3 के समथिंग इसकी पीएच होगी, वो 3 के समथिंग होगी। प्रजनन की अवस्थाएं, इसमें कौन कौन सी फेज़ होती हैं रिप्रोडक्शन में, यानी कि अगली पीढ़ी के जनन के लिए एक ह्यूमन सिस्टम में क्या क्या फेज़ होंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले होगा युग्मक जनन, यानी गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्म और ओवम बनेंगे। तो फीमेल में ओवम का निर्माण होगा जिसे कहेंगे हम युग्मक जनन। अब ये गैमेटोजेनेसिस होगा कहाँ, ओवरी में। कहाँ पर होगा, ओवरी में होगा। और इसमें कह सकते हैं हम अंडाशय में अगुणित युग्मक या हैप्लॉइड गैमेट्स की निर्माण विधि को युग्मक जनन कहा जाता है। और नर में हमने ये देखा था, ये क्रिया कहाँ पर होती है, टेस्टिस में होती है। इसके द्वारा उसमें टेस्टिस में शुक्राणुओं का या स्पर्म का निर्माण होता है जिसे शुक्र जनन कहते हैं, और इसमें अंड जनन कहलाता है, युग्मक जनन या फिर अंड जनन। अंड जनन या oogenesis, उसमें स्पर्मिटोजेनेसिस और इसमें oogenesis। इसके बाद इसमें होगा निषेचन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि जो युग्मनज होते हैं वो संयुग्मन करके, और जो भी युग्मक हैं उनका संयुग्मन होगा और वो बनाएंगे युग्मनज या जाइगोट, यानी कि निषेचन की क्रिया द्वारा जाइगोट का निर्माण होगा। ये कह सकते हैं ये हमारी द्विगुणित अवस्था कहलाएगी। फिर आता है इसमें तीसरे स्टेज में जाकर के विदलन तथा भ्रूण का रोपण होगा। अब इसमें खास बात हमें ये ध्यान देनी है कि विदलन में क्या होगा, विदलन में कोशिकाएं विभाजित होने लगेंगी, 1 से 2, 2 से 4, यानी कि वो उसकी दुगनी होती चली जाएंगी, 4 से 8 फिर, और इस तरह से विदलन होगा। उसके बाद होगा इसमें भ्रूण का रोपण। अब भ्रूण का रोपण कहाँ पर होगा, वो हमने अभी पहले जाना ही था। और फिर धीरे धीरे इसमें युग्म समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनने लगेगी जिसे हम कहेंगे ब्लास्टूला, यानी कि जाइगोट के बाद में सेकंड स्टेज आएगी हमारी ब्लास्टूला स्टेज, जिसमें एक बॉल के शेप में वो बन जाएगा। इस ब्लास्टूला को हम कहेंगे कोरक। अब ये कोरक जो होगा ये रोपित होकर के, और फिर इसकी प्रक्रिया को पूरा हम कहेंगे ब्लास्टूला डोमेट्रियम, और ये गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर के स्थापित हो जाता है और ये रोपण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद होता है अंतिम स्तर पर जाकर के प्रसव की क्रिया। प्रसव यानी कि बच्चे का माँ के गर्भ से बाहर आना, या फिर पूरी भ्रूणीय विकास की अवस्थाओं से गुजरने के बाद शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है और बच्चा जन्म लेता है, और शिशु के जन्म की प्रक्रिया
प्रसव कहलाती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, यानी तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशनल ICS।